सुबह की हल्की धूप बाजार की दुकानों की छतों पर फैल चुकी थी। हवा में अमरूदों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। उसी खुशबू के बीच बाजार की भीड़ से थोड़ा हटकर एक कोने में सावित्री देवी अपनी छोटी सी टोकरी में ताजे हरे और पके हुए अमरूद सजाए बैठी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बरसों की मेहनत और आत्मसम्मान की गवाही दे रही थी। सावित्री देवी अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर काम करने की आदत अभी भी बरकरार थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और फिर पास के बाग से अमरूद लेकर बाजार में आ जाती। लोग उन्हें अमरूद वाली अम्मा के नाम से जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये वही महिला हैं जिनकी दोनों बेटियां इस देश का गर्व हैं। बड़ी बेटी सारिका भारतीय सेना में अफसर, सरहद की रक्षा करने वाली, और छोटी बेटी नंदिनी इसी जिले। कमराज जी, ये फाइल जल्दी से तैयार करो। और सुनीता, कल की मीटिंग के लिए पॉइंट्स नोट कर लो। मेरी प्यारी बेटियों, एक फौजी और एक डीएम, तुम दोनों ने देश के लिए अपने सपने पूरे किए। मैं तुम पर गर्व कर। देश की रखवाली करती है और दूसरी जिले की। लेकिन इस गर्व के बावजूद सावित्री देवी आज भी बाजार में अमरूद बेचती थीं। ये उनका आत्मसम्मान था, उनकी मेहनत की पहचान। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को नहीं बताया कि वे अब भी ये काम करती हैं। वो सोचती, बेटियों को परेशान क्यों किया जाए। उन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम पाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। बाजार का सन्नाटा, और वो एक पल। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर चढ़ाया था। लोग आते जाते अमरूदों की तारीफ कर रहे थे। तभी सड़क के उस पार से बुलेट मोटरसाइकिल की गूंजती आवाज आई। मोटरसाइकिल पर एक इंस्पेक्टर सवार था, प्रताप सिंह। उसकी चाल में अक्कड़ थी, आंखों में घमंड। उसने बाजार की ओर आते हुए बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा सावित्री देवी की टोकरी के पास जा पहुंचा। बिना कुछ कहे उसने झुककर एक अमरूद उठाया, कपड़ों से पोंछा और मुंह में डाल लिया। सावित्री देवी थोड़ी सकुचाई, फिर बोली, साहब, अमरूद मीठे हैं, तौल दूं? प्रताप ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, 1 किलो दे। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तौलकर पॉलीथिन में रखे और आगे बढ़ा दिए। प्रताप ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही खड़ा होकर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने बुढ़िया? बेस्वाद अमरूद, मिठास तो जरा भी नहीं। सावित्री देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा चख लीजिए। प्रताप हंसा, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे ठगा है, और सुन, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। सावित्री देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए, बच्चों का पेट पलता है इससे। बस यही सुनना था। प्रताप सिंह का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क के बीचों बीच फेंक दी। टोकरी पलट गई, सारे अमरूद सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गए, कुछ नाली में बह गए। सावित्री देवी हक्की बक्की रह गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। उनके मेहनत और इज्जत दोनों सड़क पर बिखर गई थी। भीड़ जमा हो गई थी, लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ हंसे, कुछ फुसफुसाए, पर किसी ने भी उस वर्दी वाले से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। प्रताप सिंह ने मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक वीडियो जो सब कुछ बदलने वाला था। सड़क किनारे एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का ये सब देख रहा था। उसका नाम था रोहन। वो बचपन से सावित्री अम्मा को जानता था। उन्हें अपनी दादी, सब कुछ गलत हो रहा है, घर में बड़ी मुश्किल है और मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, तुमसे रिक्वेस्ट है प्लीज जल्द। पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जब इंस्पेक्टर चला गया और अम्मा आंखों में आंसू लिए टूटे अमरूद समेटने लगी, तो रोहन का दिल रो पड़ा। वो घर भागा, वीडियो देखा और बोला, नहीं, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। उसे याद आया कि अम्मा की बड़ी बेटी सेना में अफसर है, सारिका मैम। किसी से नंबर जुगाड़ किया और व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दिया। संदेश के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी, सारिका दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। सरहद पर फौजी बेटी का गुस्सा। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक भारतीय चौकी पर सारिका अपनी राइफल साफ कर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन टोन बजा। उसने दस्ताने उतारे, फ़ोन उठाया और वीडियो देखा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने देखा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर उसकी माँ की टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक देता है, तो उसका शरीर कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाई।
मेरी माँ, जिसने हमें भूख सहकर बड़ा किया, उसकी ये हालत। उसने मुट्ठियाँ भींच लीं, उसके अंदर का सैनिक जाग उठा। दिल किया कि उड़ का जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच डाले, पर वो जानती थी वो सरहद पर तैनात है। फिर भी उसने तुरंत फ़ोन उठाया और वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम नंदिनी को फॉरवर्ड कर दिया। साथ में लिखा, तुरंत देख नंदिनी। उसी वक्त डीएम ऑफिस में तूफान आया। उसी वक्त नंदिनी अपने ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग ले रही थी। टेबल पर फाइलें रखी थी, सामने ज़िले के अफसर बैठे थे। फ़ोन की स्क्रीन जली, दीदी सारिका, कॉल। वो मुस्कुराई, बोली, मीटिंग रोकिए, दीदी का कॉल है। उसने फ़ोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक? सामने से गुस्से में कांपती आवाज़ आई। ठीक, वीडियो देख नंदिनी, बस देख। नंदिनी ने फ़ोन होल्ड पर रखा, व्हाट्सएप खोला, वीडियो चलाया। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं। वो कांपती आवाज़ में बोली, माँ। उसकी माँ, जिसकी गोद में उसने बचपन बिताया, जो हर कठिन वक्त में उसकी ताकत बनी, आज सड़क पर रो रही थी। वीडियो खत्म हुआ। कुछ पल के लिए ऑफिस में सन्नाटा छा गया। फिर नंदिनी ने आंखों से आंसू पोंछे, चेहरा सख्त हुआ, फ़ोन उठाया। दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। सामने से सारिका की आवाज़ आई, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगे। नंदिनी ने धीरे से कहा, नहीं दीदी, आप वहीं रही, देश की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरा ज़िला है और मेरी माँ, इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के रास्ते से। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सारिका बोली, ठीक है, लेकिन सज़ा ऐसी दो कि उसकी रूह कांप जाए। नंदिनी बोली, वादा है। फ़ोन कटते ही उसने मीटिंग में बैठे अधिकारियों से कहा, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सब समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। नंदिनी ने अपना फ़ोन पर्स उठाया और ऑफिस से बाहर निकली। उसने अपने सरकारी वाहन की जगह एक प्राइवेट गाड़ी ली। रास्ते में उसने डीएम वाले कपड़े बदल दिए। अब वो एक नीला साधारण सलवार सूट पहने थी। वो अब डीएम नहीं, सिर्फ एक बेटी थी। गाड़ी सीधे उसके पुराने घर के सामने रुकी। दरवाज़ा खोला, अंदर वही पुरानी खुशबू, माँ की महक। सावित्री देवी एक कोने में बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, जैसे किसी ने आत्मा तक दुखा दी हो। नंदिनी को देखते ही वो चौंकी। अरे तू यहाँ, सब ठीक तो है बेटी? नंदिनी कुछ नहीं बोली। वो बस आगे बढ़ी और माँ को कसकर गले लगा लिया। फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? सावित्री देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम या सारिका परेशान हो। वो पुलिस वाला है, उसकी औकात क्या बताने की। नंदिनी ने माँ का हाथ थामा। अब वो औकात मैं दिखाऊंगी माँ, अब कोई आपकी आंखों में आंसू नहीं लाएगा। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में झांका। वहां अब एक आग जल रही थी, आत्मविश्वास की आग। उस रात नंदिनी ने अपनी डायरी खोली, हर पेज पर योजना की रेखाएं बनाई। वो जानती थी अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सब पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली अपराधी बच जाएगा। उसे अपने तरीके से खेल खेलना था, कानून के भीतर रहकर, लेकिन चालाकी से। सुबह उसने हरा सलवार सूट पहना, दुपट्टा चेहरे पर लिया और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर विकास को फ़ोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। विकास बोला, जी मैडम, आदेश दीजिए। नंदिनी बोली, मैं आज सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने जाऊंगी, एक आम नागरिक बनकर। तुम ठीक 2 घंटे बाद वहां पहुंचना, एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े अधिकारियों के साथ। जब तक मैं इशारा न करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, समझ गया मैडम, जैसे आप कहें। नंदिनी ने फ़ोन रख दिया। कोतवाली थाने का दृश्य। कोतवाली थाने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार कुर्सी पर ऊँघ रहा था। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और एसएचओ अमित पांडे चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। नंदिनी धीरे से उनके पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। अमित पांडे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराया। क्या हुआ, किसने परेशान किया? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। बस इतना कहना था कि प्रताप चौकन्ना हो गया। क्या बोली तू? किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? नंदिनी बोली, आप ही थे, आपने कल एक बुजुर्ग महिला की टोकरी फेंक दी थी। वो मेरी माँ थी। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अमित बोला, अरे तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाई होगी, लाठी पड़ेगी ना? प्रताप बोला, भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। नंदिनी बोली, पर यह गलत है, आपने वर्दी का दुरुपयोग किया। अमित गड़गड़ाया,
अब तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा बोली तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। नंदिनी वहीं खड़ी रही। मैं लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। सर, जगदीश यादव जी थाने में आ रहे हैं। प्रताप और अमित दोनों उछल पड़े। क्या? जल्दी करो, गेट खोलो। सारा थाना हरकत में आ गया, जैसे कोई बड़ा साहब आने वाला हो। एक सफेद सफारी गाड़ी अंदर आकर रुकी। उसमें से उतरा जगदीश यादव, शहर का दबंग नेता जिसके नाम से अधिकारी भी कांपते थे। वो अंदर आया, हंसते हुए बोला, क्या हाल है सिन्हा, तामधाम ठीक चल रहा है? दोनों इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर हंसने लगे। साहब, आपकी कृपा है। जगदीश यादव की नजर अचानक कोने में खड़ी नंदिनी पर पड़ी। वो मुस्कुराना बंद कर देता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, पसीना माथे पर चमकने लगा। वो झटके से आगे बढ़ा और नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते। रात के सन्नाटे में पूरा शहर सो चुका था, लेकिन डीएम बंगले की खिड़की से अब भी हल्की रोशनी झलक रही थी। नंदिनी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। शब्दों के बीच उसके दिल की बेचैनी छलक रही थी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं होता। हर फैसला किसी का घर उजाड़ता है, किसी का दिल जोड़ता है। इतने में फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया। हाँ बताइए। दूसरी ओर एसपी अधिकारी रणदीप बोल रहे थे। मैडम, एक जरूरी बात है। कल रात शहर के खंडहर इलाके में एक रहस्यमय हादसा हुआ है। 2 मजदूर मारे गए हैं। लोग कह रहे हैं वो जगह मनहूस है। कुछ ने तो वहां किसी औरत की परछाई भी देखी है। कैसी औरत? औरत की परछाई? क्या मतलब? लोग कह रहे हैं कि वो कोई चुड़ैल है जो रात को वहां घूमती है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। शायद कोई गैंग या अपराधी इन अफवाहों का फायदा उठा रहा है। ठीक है, मैं सुबह वहां खुद जाऊंगी। आप व्यवस्था करें। जी मैडम। फोन रखकर नंदिनी ने गहरी सांस ली। मन में एक बेचैनी थी। तभी बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हुई और तेज हवाएं चलने लगी। अगली सुबह खंडहर इलाका। सुबह का धुंधला का अभी छटा भी नहीं था कि काले रंग की सरकारी कार वहां पहुंची। साथ में पुलिस की गाड़ियां भी थीं। नंदिनी ने कार से उतरते ही देखा टूटी दीवारें, झाड़ियों में उगे पेड़ और जमीन पर किसी के जलने के निशान। यहीं हुआ था हादसा? उसने पूछा। एक सब इंस्पेक्टर बोला। जी मैडम। मजदूर यहां एक पुरानी फैक्ट्री को गिराने का काम कर रहे थे। रात को आग लग गई, लेकिन कोई नहीं जानता कैसे। नंदिनी झुककर राख को देखने लगी। तभी पास खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, बीबी जी, वो जगह मनहूस है। यहां पहले भी लोग मरे हैं। आधी रात को एक औरत सफेद साड़ी में आती है। बस करो माँ, सब इंस्पेक्टर ने झिड़का। ये सब अंधविश्वास है। नंदिनी ने उस औरत की आंखों में झांका। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक गहरी सच्चाई छिपी थी। आपका नाम? गौरी। अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन सच बोलना। गौरी ने कांपते हुए कहा। बीबी जी, बहुत साल पहले यहाँ सावित्री फैक्ट्री थी। वहाँ आग लगी थी, जिसमें मालिक की जवान बहू जलकर मर गई थी। उसके बाद से रात को वही रोती है। जिसने भी उसे देखा, वो 2 दिन से ज्यादा नहीं जिया। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चारों ओर नजर दौड़ाई। टूटी फैक्ट्री की दीवारों के बीच कुछ रहस्य छिपा था। उसी दिन शाम को डीएम ऑफिस। नंदिनी ने फैक्ट्री की फाइलें निकलवाईं। उसमें लिखा था, सावित्री टेक्सटाइल मिल, मालिक लाला मोतीलाल, आग की घटना, वर्ष 1987, मामला बंद। 1987 यानी करीब 38 साल पहले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। कहता है वो उसी फैक्ट्री में काम करता था। उसे अंदर भेजो। अंदर एक झुका हुआ बुजुर्ग आया। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। नाम? रघुनाथ। मैं उसी फैक्ट्री में चौकीदार था जब आग लगी थी। क्या तुम बता सकते हो उस रात क्या हुआ था? रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा। मैडम, उस रात फैक्ट्री में कुछ और चल रहा था। मालिक का बेटा किसी गलत धंधे में पड़ा था। नकली नोट बनवाता था, और बहू ने सच जान लिया था। जब उसने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसे आग में जला दिया गया था। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। मगर केस तो हादसा बताया गया था। हाँ, क्योंकि सबूत मिटा दिए गए थे। मैं डर के मारे भाग गया था। अब जाकर लगा कि आप जैसी अफसर को सच बताना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ मैडम। उसने कांपते हाथों से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसमें कुछ तस्वीरें और फैक्ट्री के दस्तावेज हैं, उसी दिन के। नंदिनी ने पेन ड्राइव लिया और कहा, तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी। किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिले थे। रात बंगले में। नंदिनी ने लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाई।
स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं। आग से पहले की फैक्ट्री, नकली नोटों की छपाई की मशीनें और एक तस्वीर में एक औरत जलती फैक्ट्री के दरवाजे के पास खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? वो खुद से बोली। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, खिड़की से हवा का झोंका अंदर आया और पेनड्राइव खुद ब खुद लैपटॉप से निकलकर नीचे गिर पड़ी। ये क्या? उसने उठाकर दोबारा लगाई, लेकिन अब स्क्रीन काली हो चुकी थी और लैपटॉप से धीमी सी आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। सच मत खोलना, वरना तुम भी जल जाओगी। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। नहीं, उसने खुद से कहा, डरना नहीं है। जो सच दबाया गया है उसे उजागर करना ही इंसाफ है। अगले दिन पुलिस मुख्यालय। नंदिनी ने रणदीप को बुलाया। रणदीप, मुझे लगता है ये हादसा नहीं था। किसी ने सच्चाई छिपाने के लिए अफवाह फैलाई कि वहां भूत है, जबकि असली कहानी कुछ और है, पुराने अपराध का राज। तो अब क्या करना है? फैक्ट्री के पुराने मालिक के बेटे को ढूंढो, मुझे उसकी फाइल चाहिए। जी मैडम। कुछ देर बाद रणदीप ने जानकारी दी। लाला मोतीलाल के बेटे का नाम अजय मोतीलाल था, लेकिन अब वो किसी बड़े उद्योगपति के साथ कारोबार करता है। उसका नाम अब अजय मेहता है। अजय मेहता? नंदिनी के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। अतीत बदल लेने से पाप नहीं मिटते। शाम को अजय मेहता का बंगला। डीएम नंदिनी की गाड़ी बंगले के बाहर रुकी। 2 सुरक्षाकर्मी दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अजय मेहता खुद बाहर आ गया। 70 के करीब उम्र, लेकिन अब भी चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। डीएम साहिबा, क्या बात है, आप खुद आई? पुराने मामलों पर कुछ जानकारी चाहिए थी। कौन से पुराने मामले? सावित्री टेक्सटाइल मिल की आग। वो तो हादसा था, बहुत पुरानी बात है। क्या आपको यकीन है कि वो हादसा था? नंदिनी की आवाज़ सख्त हो गई। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं बस सच ढूंढ रही हूं, और सच हमेशा छिपता नहीं। अजय हंसा। मैडम, कुछ बातें दफन ही रहने दीजिए, वरना कई लोगों की नींद उड़ जाएगी, आपकी भी। धमकी दे रहे हैं? नहीं, सलाह दे रहा हूं। वो अंदर चला गया। नंदिनी ने मुट्ठियां भींच लीं और उसे अब साफ लग चुका था कि ये मामला सिर्फ आग का नहीं, बल्कि सत्ता के खेल का था। उसी रात सावित्री देवी अपने घर में अकेली थीं। बाहर तेज तूफान था। खिड़की के पास एक परछाई हिली। उन्होंने सोचा शायद हवा है और वापस लेट गईं। पर फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक। कौन? कोई जवाब नहीं। वो डरते हुए उठीं, दरवाजे तक पहुंची, दरार से झांका तो बाहर सफ़ेद साड़ी में कोई खड़ी थी। चेहरे पर आग जैसी लाली और आंखें अंगारों सी चमक रही थीं। कौन हो तुम? सावित्री देवी के होंठ कांप गए। औरत ने धीमे से कहा, तेरी बेटी सच के बहुत करीब पहुंच गई है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। सावित्री देवी जमीन पर गिर पड़ी। सुबह अस्पताल। नंदिनी को खबर मिली, मैडम, आपकी माँ को आज रात बेहोशी हुई थी, उन्हें अस्पताल लाया गया है। वो फौरन पहुंची। डॉक्टर ने कहा, शरीर ठीक है, पर सदमे में है। किसी डर ने इन्हें गहरा झटका दिया है। नंदिनी ने माँ का हाथ थामा। अम्मा, मुझे छोड़कर मत जाना, आपने हमेशा सिखाया था कि सच से डरना नहीं है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, वो औरत सच में आई थी, आग में जली हुई। उसने कहा, तू खतरे में है। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात नंदिनी का निर्णय। अब नंदिनी पूरी तरह तैयार थी। उसने फाइलें, दस्तावेज और पेनड्राइव लेकर एक टीम बनाई। कल रात हम फैक्ट्री में जाएंगे, सच वहीं मिलेगा। रणदीप बोला, रात में? लोग कहते हैं वो जगह मनहूस है। इंसाफ अंधविश्वास से बड़ा होता है, नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। आधी रात, फैक्ट्री का खंडहर। टीम टॉर्च लेकर अंदर घुसी। दीवारों पर जली कालिख, टूटे शीशे और हवा में राख की गंध। अचानक हवा का झोंका आया। दरवाजा खुद खुल गया। सभी चौंक गए। मैडम, पीछे कुछ हिला, एक सिपाही चिल्लाया। नंदिनी ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर किसी ने ताज़ा लिखा था, मैं जली थी, मगर इंसाफ अब जलेगा। रणदीप फुसफुसाया, किसने लिखा ये? नंदिनी बोली, जो मरी नहीं, जिसका सच अब भी जिंदा है। और तभी एक कोने में सफ़ेद साया दिखा। वही जलती औरत धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ती हुई। टीम के सब लोग डरकर पीछे हटे, पर नंदिनी वहीं खड़ी रही। उसने कहा, अगर तू सच में है तो मुझे दिखा, किसने तेरे साथ अन्याय किया। और अचानक हवा में राख घूमी।
एक पुराना लोहे का तिजोरी जैसा बॉक्स जमीन से बाहर निकला। नंदिनी ने उसे खोला। अंदर दस्तावेज थे जिन पर अजय मोतीलाल के साइन थे। नकली नोट उत्पादन, गुप्त अनुबंध। यही है सबूत, नंदिनी बोली, और उसी पल वो सफेद साया मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। पहला दृश्य, तूफान से पहले की खामोशी। सूरज ढल चुका था। आकाश में लालिमा फैल रही थी और हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। डीएम नंदिनी अपने ऑफिस के कमरे में अकेली बैठी थी। सामने रखे सबूतों का ढेर, फैक्ट्री के पुराने फाइलें, नकली नोटों के रिकॉर्ड और वो तस्वीरें जो पेनड्राइव से मिली थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक ज्वाला। उन्होंने धीरे से फाइल पर हाथ रखा और बुदबुदाई, तू जली थी, पर तेरा सच अब जलेगा नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, एसपी रणदीप आए हैं, उन्हें अंदर भेजो। रणदीप अंदर आया। चेहरे पर तनाव था। मैडम, मैंने पता लगाया है कि अजय मेहता के खिलाफ हमने जो फाइलें निकाली हैं वो अब सुरक्षित नहीं है। किसी ने सिस्टम हैक कर दिया है। सारी डिजिटल कॉपियां मिटा दी गई हैं। नंदिनी का चेहरा शांत रहा, पर आंखें चमक उठी। हमारे पास असली सबूत है रणदीप, वो दस्तावेज और वो फोटो जो मैंने खुद तिजोरी से निकाली थी। रणदीप बोला, मैडम, लेकिन खबर है कि अजय मेहता ने ऊपर तक बात पहुंचा दी है। राजधानी से आदेश आ सकता है कि मामला बंद करो, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। नंदिनी मुस्कुराई। अगर सच कहने से सस्पेंड होना पड़े तो मुझे मंजूर है। उसी दिन शाम को नंदिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूरा शहर, मीडिया, पत्रकार सब मौजूद थे। नंदिनी ने मंच पर खड़े होकर कहा, 38 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था सावित्री मेहता। उसे चुड़ैल कहा गया ताकि उसका सच दबा दिया जाए। लेकिन आज मैं बताती हूं, वो चुड़ैल नहीं थी, वो इंसाफ की